आज की यह वीडियो YouTube पर भूचाल लाने वाली वीडियो साबित होगी, क्योंकि आज इस वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट भारतीय संविधान, भारत का संविधान अगर आपको पढ़ना है तो एकमात्र वीडियो में फोकस होकर पढ़ लीजिएगा और कोई भी एग्जाम आने वाला क्रैक कर डालिएगा। हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी से कहना चाहेंगे, अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। जितना पढ़ना है उतना ईमानदारी से और उतना सॉलिड पढ़ना है। तो एक पेन, एक कॉपी ले लीजिएगा, उठा लीजिएगा कलम और लिख डालिएगा स्वर्णिम कलम से अपने भविष्य को। एक एक पार्ट को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को हम बेहतरीन तरीके से लगभग 50 से 55 स्लाइड में जानेंगे। तो भैया तैयार हो जाइएगा और कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी वीडियो होगा। एनसीईआरटी टाइप से क्वेश्चंस एग्जाम में ट्रेंड करते हैं। तो आप रेडी हैं? सभी बच्चे बहुत दिमाग से देखना है, एक ऐसा माहौल क्रिएट करना है जो आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे एनवायरनमेंट में ये वीडियो देखना है जो आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना? याद रखें, सब कुछ पढ़ना है, कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं है। अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण से लेकर हम पूरी तरीके से टॉप लेवल तक चलेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं निर्माण से, यानी संविधान सभा से। क्वेश्चंस पहला यही बन जाता है कि भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, ठीक है ना? तो याद रखना है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया है। और अगर क्वेश्चन में पूछे कि किसके अनुसार किया गया है, तो संविधान सभा का गठन किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100 से भी ज्यादा बार पूछा जा चुका है, छोटे और बड़े एग्जामों में। याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन 1946 का ही क्या माना गया है? आधार माना गया है, जिसमें ये संविधान गठित हुआ है। क्लियर है? यह पॉइंट फैक्ट है, स्टार बना के इसको लिख लेना है। बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट और पॉइंट नंबर नेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से 2-2 क्वेश्चन बनेंगे, यानी 4 क्वेश्चन बनेंगे इन 2 लाइनों से। बोलेगा, ये बताइएगा कि भारत का जो संविधान था उसमें जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताओ कि जो भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था वो कौन था? तो याद रखिएगा, स्टार बना के आपको लिखना है कि भारतीय संविधान की जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 को एक अधिवेशन हुआ, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद यहीं से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कहता है भारतीय संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष में सच्चिदानंद लगाना है और स्थायी अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना है। तो 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यह 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस कड़ी को मत भूलना। क्लियर है? अगला पॉइंट आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति ने संविधान का निर्माण किया। मतलब क्वेश्चन बनता है कि यह बताओ कि भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात ये यहीं पर नहीं थम जाती है। क्वेश्चन यहां से ये बनता है, स्टार बना के अगला पॉइंट और यहां पर क्या कर लेना? ऐड कर लेना। तो यहां पर लिखना है कि प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष तो एक ही होगा, कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब है। टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना है कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं टोटल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है? चले अगला जो स्लाइड है, ऐसी स्लाइड हम 55 स्लाइड्स देखेंगे, इसलिए बहुत फोकस से देखना है। मुझे पता है कि मेरे फेफड़े अंत तक फट जाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि चिल्लाने में क्या होता है कि भैया सब कुछ बिगड़ जाता है, लास्ट एंड तक जाएंगे। तो पूरी तरीके से बहुत ईमानदारी से इस वीडियो को वॉच करिएगा। सब्सक्राइब कर लें गुरुजी वर्ल्ड, क्योंकि पूरे साल का करंट अफेयर पूरी तरीके से हर सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा, चाहे भूगोल हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे इतिहास हो, एक वीडियो में सब कुछ मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करें ईमानदारी से। अगला पॉइंट ये आता है कि ये बताओ कि भारत का संविधान निर्मित कब हुआ और भारत का संविधान लागू कब हुआ? देखिएगा, 2 पॉइंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं।
जब भी क्वेश्चन में देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन मत करना एग्जाम हॉल में। जब क्वेश्चन पूछे तो उसको सही से पढ़ना। जब क्वेश्चन में ये पूछे कि भारत का संविधान कब निर्मित हुआ, तो आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो आंसर होगा 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा, भूलना मत। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब तैयार हो गया, कब अंगीकृत हुआ, कब अधिनियमित हुआ, कब पूरी तरीके से रेडी हो गया, तो 26 नवंबर 1949। और जब पूछे कि कब जो है लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि भारत इसी दिन से गणतंत्र बना था, है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। याद रखिएगा, 1930 का जिक्र किया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1930 के रूप में हम मनाते हैं। चलिए, इसी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि मूल संविधान, जिस समय भारत का संविधान बना था। एक चीज याद रखिएगा, यहां से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल क्या होता है? मूल वो वर्ड होता है जो स्टार्टिंग में चीजें बनती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी तथा 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए तो वर्तमान में 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दो तरीके से स्टार बना के अपने नोट्स में मेंटेन करना। क्वेश्चन में ये लिख लेना है कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी, तो आंसर लिख लेना है 8। और क्वेश्चन में ये पूछे कि वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं, तो आंसर है 12। तो मूल संविधान का मतलब होता है जो पहले बना था। वर्तमान का जो चल रहा है, जिस समय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थी, और जब अब चल रहा है संशोधन हुए तो 12 हो गई। क्लियर है? भारतीय संविधान का 2/3 भाग यानी 2/3 जो भाग है वो 1935 अधिनियम के द्वारा लिया गया है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 एक ऐसा अधिनियम है जो संविधान की एक मजबूत कड़ी है, जहां से संविधान का निर्माण हुआ है। तो 2/3 हिस्सा जो है संविधान का क्या है, 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के लिए जो तत्व लिए गए हैं, जितने भी तत्व लिए गए हैं, जैसे हमारा जो है मूल कर्तव्य कहां से लिया गया है, मूल अधिकार कहां से लिया गया है, ये भी सब जानेंगे। अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ दूं, ये बताओ कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो लगभग 99% बच्चों को नहीं पता होगा। 1% बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब जानते होंगे कि प्रस्तावना की भाषा किस संविधान से लिया गया है, यानी किस देश से ली गई है। हमको सबको पता है कि मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, सबको पता है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, चलो हम वो भी जानेंगे आगे। भारतीय संविधान के स्रोत, याद रखिएगा, स्रोत में आपसे क्वेश्चन हमेशा बनता है और हमेशा बनेगा। तो सबसे पहले जान लीजिएगा कि भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय के अंदर हुआ था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही श्रेय जाता है इस संविधान को बनाने के लिए। अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि भारत का संविधान कब निर्मित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को यह महामहिम राष्ट्रपति जी, जिस समय राजेंद्र प्रसाद थे, उनको सौंप दिया गया था। तो आपको याद रखना है कि जब तैयार हुआ था तो वो डेट थी 26 नवंबर 1949, और जब रेडी हुआ था तो 26 जनवरी 1950 था। क्लियर है? मतलब लागू हुआ था। भारतीय संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का संविधान बड़ा संविधान है। यह बात भी आपको याद रखनी है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव, यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ा है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है, जिसमें से 2/3 भाग जो है 1935 से हमने भारत के संविधान से लिया है। क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है जो मैंने ऊपर अभी बताया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद में लगभग 200 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 अधिनियम से बिल्कुल हूबहू लिए गए हैं। तो इसीलिए आप समझ सकते हो कि 395 में से 250 अनुच्छेद अगर भारतीय अधिनियम शासन 1935 से ले लिए गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि 1935 जो अधिनियम शासन है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा भारत के संविधान के निर्माण में 10 देशों के संविधान की अहम भूमिका है और 10 देशों के प्रमुख तत्वों को लेकर भारत का संविधान बनाया गया है। आइए वे जो देश है जानते हैं कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। एक एक पॉइंट हमने ऐसा जबरदस्त नोट करा है कि आपसे कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है?
एनी डाउट? अब इस पॉइंट को अगर समझ लिया, इस पॉइंट को अगर आपने पढ़ लिया तो समझ लो पूरी तरीके से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है। इसी स्लाइड में से 1 नंबर, और हर स्लाइड में से समझ लो कि हर दूसरी स्लाइड या हर तीसरी स्लाइड में 1 नंबर छुपा हुआ है इस वीडियो में, तो इसलिए पूरा ज्ञान आपको लेना है। देखिए, बात आती है संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहां से सबसे ज्यादा चीजें हमने ली हैं। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। मौलिक अधिकार सभी जानते हो, मौलिक अधिकार का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी जो भी हम जानते हैं कि जिसको हम मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार अभी पढ़ेंगे आगे तो हम उसको पूरी तरीके से जानेंगे। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि भारत में जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो किस संविधान से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया है और अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग उस पर हम लगाते हैं ना, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। ये भी कहां से लिया गया है? ये भी यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। न्यायाधीश को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला पॉइंट आता है, यहां से एक इंपॉर्टेंट, 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं जो बच्चे को याद रखना है कि हमारे देश में कैसी नागरिकता है। तो हमारे देश में एकल नागरिकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति मात्र एक ही नागरिकता प्राप्त कर सकता है, इकहरी नागरिकता है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। वहां पर कैसी? वहां पर देश की भी नागरिकता होती है और राज्य की भी होती है, लेकिन भारत में देश और राज्य को अलग अलग नहीं बांटा गया है और ये कहा गया है कि हर व्यक्ति को जो भारत में रहने वाला है उसको एक नागरिकता मानी जाएगी। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता किस देश की है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की, और इकहरी नागरिकता किस देश की है, तो भारत की है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है, यानी राष्ट्रपति किस तरीके से निर्वाचित होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपातकालीन उपबंध जो है वो कहां से लिए गए हैं? ये भी आयरलैंड से लिए गए हैं। ब्रिटेन भी यहाँ पर नाम आता है, तो याद रखिए जब ब्रिटेन ना हो तो आप क्या लगाएंगे? आयरलैंड भी लगा देंगे। ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो भारत में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और संघ राज्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। संघ राज्य संबंध का मतलब है जो भी आप संवर्ती सूची पढ़ते हो, अनुसूची 7 की बात करते हो, वो हम आगे अभी पढ़ाएंगे इसी स्लाइड के जस्ट बाद। ठीक है ना? तो प्रस्तावना की भाषा संघ राज्य संबंध, यानी जो केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो संबंध होते हैं वो भी कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। संवर्ती सूची का प्रावधान दोस्तों वो भी ऑस्ट्रेलिया से। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि प्रस्तावना कहां से ली गई है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व है ना, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ये भी आपको याद रखना है, यही तो मैंने पूछा था आपसे। मूल कर्तव्य भारत में कहां से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत रूस से लिए गए हैं, यानी सोवियत संघ ऑप्शन में आए तो भी मार देना, नहीं तो रूस के चक्कर में आप ढूंढते रहो, रूस ना मिले तो सोवियत संघ आपको दिख जाए, मारो ही ना। तो एक ही चीज है, ठीक है ना? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। गणतंत्रात्मक जो शासन है वो फ्रांस से लिया गया है। संघात्मक शासन जो है वो कनाडा से, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, संघात्मक शासन। और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 दोस्तों ये दक्षिण अफ्रीका से और जर्मनी से दोस्तों लिया गया है। आपातकालीन उपबंध, इसलिए आपातकालीन उपबंध ब्रिटेन हो तो ब्रिटेन मारो, जब आपका जर्मनी ना दिया हो, जब आपका ब्रिटेन जर्मनी दोनों ना दिया हो, तब आप आयरलैंड मार सकते हो। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है जर्मनी को। आपातकालीन उपबंध के लिए जाने जाते हैं। अब देखिएगा, भारत का संविधान निर्मित हुआ। भारत का संविधान अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर को 370 धारा से हटाया गया और उसमें से एक राज्य हमारा क्या हो गया? हमारा एक राज्य क्या हो गया दोस्तों? कब हो गया? तो इसलिए यहाँ पर पहले 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब हमको क्या कर लेना, ये मैंने खुद जानबूझकर टाइप किया है,
अब याद रखिएगा, इसको जानबूझकर क्यों टाइप किया है, इससे आपको समझ में आएगा। तो आपको लिखना है कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, 28 राज्य हो गए हैं फिर से, और यहाँ पर बढ़ गए हैं 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर की बात करें तो बढ़ा दिए गए हैं। तो याद रखना है कि अनुसूचियों की बात करें तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में। तो पहली अनुसूची में क्या है, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण है। मात्र इतना ही अपने नोट्स में लिखना है, स्टार बनाइए, प्रथम अनुसूची लिखिएगा और लिख दीजिएगा राज्यों का विवरण, है ना। तो पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों का विवरण है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में क्या है, तो दूसरी अनुसूची में है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन। यानी पदाधिकारी का मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, न्यायाधीश हैं, इनके वेतन भत्ते। तो याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि पदाधिकारियों का जो वेतन भत्ता है वो किस अनुसूची में है, तो दोस्तों पदाधिकारियों का वेतन भत्ता सेकंड अनुसूची में है। अभी मैं पूरी तरीके से 12 अनुसूचियों को पढ़ाने के बाद मैं 5 ऐसी अनुसूचियां बताऊंगा जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तीसरी अनुसूची कौन सी है, शपथ ग्रहण का प्रारूप। यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से लेकर ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं जो शपथ लेते हैं, तो उनका कौन सा अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो उसमें राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आता है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है, तो चौथी अनुसूची में है। यह बात दिमाग में हमेशा रख लेना, कई बार एग्जाम में ट्रेंड कर चुका है। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति। ऐसे प्रशासन के बारे में हमारी अनुसूची बताती है कि पांचवी अनुसूची के बारे में क्या कहा गया है, क्या अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो कहा गया है वो किसमें है, पंच अनुसूची में उल्लेखित है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कहता है ये बताओ कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें जनजातियां रहती हैं, उनके प्रशासन के बारे में प्रावधान है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ऐसे राज्य जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है, तो वो कौन सी अनुसूची है, वो है 8वीं अनुसूची। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बढ़ेंगे आगे की तरफ, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, ये स्लाइड है, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ना। ये स्लाइड अगर आपने देख ली तो समझ लो एग्जाम क्लियर। एग्जाम क्लियर का मतलब है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो भारतीय संविधान से आएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन में ये पूछता है कि ये बताओ कि भारत का जो राज्य है, भारत के जो केंद्र हैं, यानी केंद्र तो एक ही होगा ना, भारत के जो राज्य और केंद्र के बीच में जो आपका रिलेशन होता है, संबंध होता है, वो किस अनुसूची में है, तो आंसर होगा 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है, और संघ सूची में 100 विषय रखे गए हैं जो अभी मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको। राज्य सूची में 61 विषय और संवर्ती सूची में 52 विषय रखे गए हैं। यहाँ से ये विषय से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो अगली स्लाइड में हम इनको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, खल्लास कर देते हैं, काम तमाम कर देते हैं, ठीक है ना। तो अभी केवल इतना याद रखना है कि 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच में जो रिलेशन होता है वही बताता है। 8वीं अनुसूची, बच्चों को पता होगा कि भारतीय जो संविधान में 22 भाषाएं हैं। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि अभी ये बताओ कि वर्तमान संविधान में भाषाएं कितनी हैं, तो 22 भाषाएं हैं। संविधान में अगर भाषाओं का उल्लेख पूछा जाए कि कौन से अनुसूची में संविधान की भाषाओं का उल्लेख है, तो वो है 22 भाषाओं का 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। 9वीं अनुसूची क्या कहती है, पहला संविधान संशोधन 1951। अब याद रखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना के। जब कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मैंने आपसे कहा था कि 8 अनुसूची थी। संविधान बनने के बाद संशोधन हुए तो फिर ये क्या हुआ, ये अनुसूचियां जुड़ती चली गई आगे। तो जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कभी, ये बताओ कि भारत का प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, तो आंसर होगा 1951 में। प्रथम संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें क्या जोड़ा गया, तो आंसर होगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 3, 9वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, तो आंसर होगा पहले संविधान संशोधन से। याद रखना है दोस्तों, इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण, याद रखिए 9वीं अनुसूची में कौन सी चीजें आती हैं, संपत्ति का ब्यौरा आता है, तो स्टार बना के लिख लेना। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ तो 9वीं अनुसूची आई जिसमें संपत्ति का
लेखा जोखा रखा गया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, यानी दल बदल संबंधी प्रावधान। जब भी कोई नेता राजनीति परिदृश्य से दल बदलता है, ऐसे आप याद कर सकते हो देसी भाषा में, तो वो दोस्तों 10वीं अनुसूची में। अब कैसे याद करोगे? 10 तो दल, 10 का मतलब है दल, है ना, 10 दल, लगभग समान वॉइस जो है, सेम वॉइस निकल रही है, तो 10वीं में दल आएगा। और संबंधी प्रावधान कौन से संशोधन से? 52वां संशोधन हुआ 1985 में। एक बार सन भूल जाना लेकिन संशोधन मत भूलना। ये संशोधन 2 बहुत पूछे जाते हैं और ये भी संशोधन दोस्तों 2 बहुत पूछे जाते हैं, तो 4 चीजें तो हमेशा याद रखना है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब होता है जहां पर हम ग्राम पंचायतों में आजकल चुनाव जो होते हैं ना, तो हम कहते हैं ग्राम स्तर पर कौन लड़ेगा, ये लड़ेंगे, तो ग्राम पंचायतों का जो गठन हुआ वो 11वीं अनुसूची में है। इसके विपरीत जो शहरों में क्या होता है ना, नगर पालिकाएं होती हैं, ऐसे ही नगर निकायों का जो गठन हुआ है वो 12वीं अनुसूची में। कल को क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि 73वें संविधान संशोधन में क्या है, तो आप याद रखना पंचायती राज। पंचायती राज कौन से संविधान संशोधन में है, तो आप याद रखना 73वें में। और अगर पूछ लिया जाए नगर निकाय या नगर पालिका, तो आप 12वीं अनुसूची। कौन से संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन, है ना। इसमें 11वीं है, इसमें 12वीं है, इसमें 73 है, इसमें 74 है, लगभग एक ही जो है, कुछ भी फर्क नहीं होता, 73, 74, 11वीं, 12वीं, ऐसे आप याद कर सकते हो। भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है। इसके लिए, यानी जो संघीय संविधान का मतलब है ना, संघीय संविधान का मतलब ये होता है कि सारा जो लेखा जोखा होता है वो केंद्र की तरफ झुकाव होता है। तो भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना और नीचे अंडरलाइन कर लेना संघीय संविधान पर। इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची, जो अभी मैंने ऊपर पढ़ाई ना 7वीं अनुसूची, जिसमें विषयों का उल्लेख है कि कौन सी अनुसूची में कौन सा विषय है, तो याद रखना है कि जो 7वीं अनुसूची है वो 3 भागों में बटी है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। अब मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता देता हूं कि संघ सूची का मतलब होता है कि जहां पर केंद्र कानून बनाए। राज्य सूची का मतलब है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य कानून बनाए। और समवर्ती सूची का मतलब है कि जहां पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाए। ये सभी कहां से लिए गए हैं? मैंने आपको बताया कि समवर्ती सूची भारत के संविधान में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में भारतीय संविधान की 7वीं सूची बटी है। क्लियर है? अब हम जान लेते हैं एक एक को अच्छी तरीके से। कई बार एग्जाम में पूछता है कि ये बताओ कि भारतीय सेना जो है, इंडियन आर्मी, कौन सी सूची में है। कई बार ये पूछ लेता है कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, जो हर बच्चे को मिल रही है आजकल, वो किस अनुसूची में है। कई बार ये पूछ लेता है कि ये बताओ कि जो आपकी बैंकिंग सेवाएं हैं वो किस अनुसूची में है। तो यार ये तो ज्ञान होना चाहिए ना, अधूरा ज्ञान आपको नहीं लेना है। तो संघ सूची जो यहां पर है राष्ट्रीय महत्व से संबंधित, यानी हम कह सकते हैं कि जहां पर संघ की बात करें, संघ का मतलब आपको याद रखना है जो केंद्र है, जहां पर केवल केंद्र को बनाने का अधिकार हो, केंद्र को ही जो है कानून बनाने का अधिकार हो, तो समझ लो संघ सूची। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि संघ सूची में कितने विषय आते हैं, तो 100 विषय। आपको सब कुछ नहीं लिखना, स्टार बना के संघ सूची 100 विषय, इतना लिख लेना है। अगले स्टार में कौन कौन से विषय हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। जाने कितनी सेनाएं हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो भी सेना के अंतर्गत है वो संघ सूची के अंतर्गत आएगा। विदेशी मामले, रक्षा, जो भी बजट होगा, रेल है, डाक है, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, जो करेंसी, जितनी बैंकें, स्टॉक एक्सचेंज जो भी आपके होते हैं, जनगणना, आयकर तथा निगम कर, ये सभी किसमें आते हैं? ये सभी केंद्रीय सूची में, संघ सूची में आते हैं, यूनियन कैटलॉग में आते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें से यही इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, इतने ही कई बार एग्जाम में पूछ लिए गए। और याद रखना है रक्षा, सेना, विदेशी मामले बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगली स्लाइड में ये सूची खत्म। लो भैया अगले चैप्टर पे चलेंगे। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है राज्य सूची। राज्य सूची में क्या होता है कि क्षेत्रीय महत्व से संबंधित विषयों की
यानी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको वरीयता देते हुए संविधान द्वारा कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रावधान प्रदान किया गया है। मतलब क्या है, संघ सूची में जो कानून बनाएगा वो केंद्र बनाएगा, राज्य में बनाएगा वो राज्य बनाएगा, है ना। ऐसे ही राज्य सूची में विषय कितने हैं, 61 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य में 61 हैं। कौन कौन से हैं? न्यायालय है, न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। राज्य है, राज्य पुलिस की बात करता है। जिला अस्पताल है, सफाई है, पशु है, सिंचाई है, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस देखिए इसमें आती है। और वन, वाट एवं नाप। अब याद रखिएगा, जितने भी नापें होती हैं हमारे कृषि विभाग में, कृषि से संबंधित, पुलिस से संबंधित, न्याय भी रखा गया। देखिए न्याय, ये काफी बार पूछा था, न्याय, पुलिस, और एक और याद रखना है कारागार। कारागार, ये 3 चीजें आपकी राज्य सूची में आती हैं, इसलिए आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, कृषि सिंचाई। कृषि सिंचाई और पुलिस पूछा जाता है। तो अब हर राज्य की पुलिस केंद्र के अंतर्गत नहीं आती है। पुलिस, कृषि, सिंचाई, न्यायालय, कारागार, ये सभी दोस्तों आते हैं किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची को जान लेते हैं और पूरी तरीके से खत्म करते हैं, क्योंकि एक ही चीज पूछी जाती है, एजुकेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि ये बताओ कि जो भारतीय शिक्षा है, एजुकेशन है, बहुत सारे बच्चे समवर्ती सूची को ना लगाकर केंद्रीय सूची, संघ सूची लगाकर चले आते हैं। उनको लगता है कि एजुकेशन तो बड़ा डिपार्टमेंट है, संघ में लगा दे आंसर हो जाएगा। जी नहीं, संशोधित करके कर दिया गया है समवर्ती सूची में। तो याद रखना है कि समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब राज्य सरकार और केंद्र जब दोनों कानून बनाए तो उसका मतलब है समवर्ती सूची होगा। दोनों सरकारों द्वारा बनाए गए कानून में गतिरोध उत्पन्न होने पर केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अगर दोनों जो है कानून आपके सटीक नहीं बैठ रहे हैं, यानी आपस में भिड़ जा रहे हैं, केंद्र कह रहा नहीं हमारा, राज्य कह रहा नहीं हमारा, तो वो केंद्र का ही क्या होगा? माना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा कानून ही लागू हो जाएगा, अपने आप लागू हो जाएगा। समवर्ती सूची में विषय कितने हैं? 52 विषय हैं। और याद रखना है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है शिक्षा। शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी, मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है। जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं वो समवर्ती में आते हैं। वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण नियंत्रण, ये 2-3 मैंने बताए हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्रदूषण नियंत्रण जो आपका पॉल्यूशन होता है, न्यूज़पेपर है, और शिक्षा, ये सभी किसमें आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। क्लियर है? सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है भारतीय संविधान का वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार है, यहां से क्वेश्चन इतने बनते हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन मूल अधिकार से आना है तो 2 स्लाइड के अंतर्गत हम इस मूल अधिकार को पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो मूल अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है कि जो नागरिकों को मिलने चाहिए, वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होते हैं। मतलब हमें जीने के लिए, यानी हमें अगर जीना है तो हमें अधिकार मिलने चाहिए। हमें बेड़ियों में जकड़ कर नहीं कोई रख सकता है। हम स्वतंत्र हैं, भारत का नागरिक स्वतंत्र है, और अगर स्वतंत्र है तो वो नागरिक को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, वही दोस्तों फंडामेंटल राइट्स कहलाते हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? भारत के संविधान में मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। ये भी पॉइंट आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो लिख लीजिए स्टार बना के। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। ये थे पर देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए 2 स्टार बना के क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 7 थे। और पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो आपको आंसर होगा 6। याद रखिएगा, जब मूल पूछे यानी संविधान जब बना था तो मूल अधिकार थे 7 थे, और जब वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में जो मूल अधिकार है वो 6 है। अब एक कहा गया, क्या भाई कोई खा गया
या खत्म हो गया या पूरी तरीके से निकल गया कोई? जी नहीं। 44वां संविधान संशोधन हुआ उसी दौरान, 1979 की बात है। संपत्ति का एक अधिकार हुआ करता था, उसको हटा दिया गया मूल अधिकार से। और ये बात याद रखना है कि 44वां संविधान संशोधन एग्जाम में बहुत पूछा आता है और बहुत सारे बच्चे 42वें संविधान संशोधन को लगाकर चले आते हैं। ये आप सभी जानते हो, खुद भी जानते हो आप, ठीक है। तो इसलिए ये गलती मत करना कि मूल संविधान में जो आपके अधिकार थे वो थे 7, एक हटा दिया गया, 6 हो गए। और वो हटाया कौन से संविधान संशोधन से गया है? न कि 42वें से, बल्कि 44वें से। 44वें संविधान संशोधन 1978 या 79 की बात करें तो हटाया गया दोस्तों, और उसको एक कानूनी अधिकार, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो वर्तमान में कौन सा अधिकार बन गया है? तो वो कानूनी अधिकार का बन गया है, ठीक है। तो स्टार बना के लिख लेना, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से? संपत्ति का अधिकार अब क्या बन गया है? तो कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार। कभी कभी ऑप्शन में कानूनी अधिकार नहीं देता है, विधिक अधिकार दे देता है, तो विधिक अधिकार भी आपको लगाना है, यानी ये भी लॉ से ही डिपेंड करता है। तो मूल संविधान की बात करें तो 7 थे, वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। कौन से हैं? एक समानता का अधिकार है, एक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। कल को क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जीके के जो है क्वेश्चन पेपर में कि भैया इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आपको 6 याद होने चाहिए, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैंने कहा सब कुछ पढ़ना है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 है। अब इनको हम एक एक करके देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो भैया यहीं से बनेगा। हमने कहा सब कुछ पढ़ना है, एक बार लिख कर सब कुछ एक बार रिवीजन अगर कर लोगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि चीजें क्या ना, हमारे अलमारी में किताबें तो रखी होती हैं, बहुत सारी किताबें हैं, मतलब आप सभी के हमारी अलमारी में किताबें तो बहुत सारी रखी होती है हर बच्चे के पास, लेकिन पढ़ता कौन है? और जो पढ़ता है वो निकल जाता है। ये बात सच है, कड़वी है मगर सच है दोस्तों। पहला अधिकार है समानता का अधिकार। हम इसी स्लाइड में पहला अधिकार लेते हैं, समानता का अधिकार। यानी ये रहा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जाता है। आपको लिख लेना है, यहाँ पर बढ़ा के 14 से लेकर 18 तक जाता है। और याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर 14 से लेकर 18, जिसमें 14 अनुच्छेद ये कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी सभी समान है, कानून की नजरों में सभी समान है। 15वां अनुच्छेद कहता है, जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। 15वां इंपॉर्टेंट ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर हम किसी से समाज में रह रहे लोगों के बीच में भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, नस्ल का हो, जाति का हो, लिंग का हो, कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। राज्य के अधीन नौकरियों के समान अवसर दिए गए हैं, यानी 16वें में, और ओबीसी और एससी कैटेगरी में कुछ आरक्षण दिया गया है, जो एक अपवाद है, ठीक है ना। राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, अगर क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर दिए गए हैं अनुच्छेद 16 में। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें से समानता का अधिकार में ये दोनों आपको भूलने नहीं है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ये कहता है कि ये बताओ अस्पृश्यता का संबंध किससे है? और पिछली बार तो क्वेश्चन यही पूछ लिया था, कहता है ये बताओ कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? तो अस्पृश्यता का यहाँ पर मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी छुआछूत बीमारी की बात करते हैं, यानी छुआछूत से आपको जो है परेशानी है, यानी कोई बात जो है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो भेदभाव कर रहा है एक समाज में, तो आपको याद रखना है छुआछूत से जो आपका निषेध है, अस्पृश्यता से निषेध है, सभी को समान समझा गया है, तो अनुच्छेद 17 को आपको याद रखना पड़ेगा। उपाधियों का निषेध, यानी कोई भी जो है उपाधि नहीं ले सकता है, कोई भी उपाधि, गैर उपाधि नहीं ले सकता है, तो वो अनुच्छेद है 18। और अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखिएगा, भारत में फ्रीडम आपको दी गई है, क्योंकि भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और अगर क्वेश्चन में कल को ये पूछा जाए कि ये बताओ कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत आता है। ये बात दिमाग में फीड कर लेना है। अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत क्या आता है? स्वतंत्रता का अधिकार आता है। याद रखना है गाइस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, 6 से 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, ठीक है ना। भारत राज्य क्षेत्र में जहां भी आप चाहो वहां घूम सकते हो।
भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप जो है घूम सकते हो, व्यापार आप कर सकते हो, रह सकते हो, जमीन खरीद सकते हो। अब तो भारतीय संविधान में 370 अनुच्छेद को भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब आप जम्मू कश्मीर में भी कहीं भी रह सकते हो, जगह भी खरीद सकते हो, आप विवाह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आता है, क्वेश्चन में ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद है 23 से 24। याद रखिएगा, अनुच्छेद 23 के द्वारा आपको कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकता। यानी अगर किसी बच्चे को श्रम करवाने के लिए उकसाया जाएगा तो फिर क्या होगा? दंडात्मक कार्रवाई होगी। याद रखिएगा, किसी बच्चे को अनुच्छेद 23 के द्वारा आप श्रम नहीं करवा सकते हैं और श्रम की योजना लागू यहां पर नहीं हो सकती। कोई आप जाति वर्ण में सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं होगा, यह अनुच्छेद 23 में कहा गया है। यानी बच्चों का शोषण नहीं होगा। अनुच्छेद 24 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, जिस पर मैं स्टार लगा दूं तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में यह पूछा जाता है कि ये बताओ कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को कारखानों में या खानों में या जोखिम कार्य जो होते हैं उनको नहीं कोई व्यक्ति करवा सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि छोटे बच्चों को कारखानों में काम नहीं किया करवाया जा सकता है। यानी यह एक बाल निषेध है, बाल श्रम निषेध है। अगर ऐसा कोई पाया जाता है लिप्त कार्यों में तो वहां पर क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा, दंडात्मक कार्यवाही होगी। क्लियर है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अगर कारखाने में काम कर रहे हैं, खानों में काम कर रहे हैं या जोखिम भरे कार्य कर रहे हैं तो फिर निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों याद रखिएगा, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 के बीच में दी गई है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान में किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 25 से 28 के बीच में है और यहाँ 25, 26, 27, 28 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 26 और 25। याद रखिएगा कि कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, जहां पर हम अपने धर्म के बारे में सोचते हैं तो वो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 है। और धार्मिक मामलों का जो प्रबंध करने की स्वतंत्रता, हर वर्ग के लोगों को यह स्वतंत्रता, यह फ्रीडम दिया गया है कि वो अपने धर्म के मामलों में प्रबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर, जितने भी कर आप टैक्स की बात करते हो वो आप कलेक्ट कर सकते हो, तो वो अनुच्छेद 27 की बात करता है। यानी लोगों से आप जाकर ले सकते हो, एक धन जुटा सकते हो, आप इस तरीके से ट्रिकी वे में याद कर सकते हो। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो है निषिद्ध करी गई है। यानी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, चाहे फिर वो कोई भी धर्म हो, यानी कोई धार्मिक शिक्षा अलग से नहीं दी जाएगी, यह निषेध है। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार लगा के लिख लीजिएगा, स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि अगर पूछा जाए कि धर्म के लिए शिक्षा नहीं दी जा सकती है तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 28 होगा। और अगला 5वां जो हमारा है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आप सभी को शिक्षा, एजुकेशन का महत्व समझाता है। ये आपको जानना चाहिए। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। मतलब हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो अपनी भाषा है, हमारी भाषा क्या है? हमारा जो राष्ट्र है वो हिंदुस्तान है। लिपि हमारी देवनागरी की बात करते हैं, जो हिंदी की बात करें। संस्कृति, भाषाएं, अच्छा भाषाएं, हमारा तो देश है ऐसा बहुत विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की बात करता है। जैसे पंजाबी है जो गुरुमुखी लिपि की बात करता है। क्षेत्रीय भाषाओं में भी अपन लोग रहते हैं, इसलिए हमें अपनी मातृभाषा और भाषा और लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। आप सभी को अधिकार है, हम सभी को अधिकार है, जिससे कोई दूसरा दोहन ना कर पाए। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ये भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट से पूछा गया है 29 और 30। और सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स में जो होता है वो भारतीय संविधान में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि भारतीय संविधान का जो मूल ढांचा है, अनुच्छेद 32 है जो,
वो याद रखिएगा, इसी को उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा है। तो स्टार बना के दो चीजें आप लिख लो। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि भारत की संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा प्रस्तावना। पहला क्वेश्चन हो गया। और जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने किसको भारतीय संविधान की आत्मा माना है, तो आंसर होगा अनुच्छेद 32। याद आ गया? याद है ना? हम फिर से रिपीट करेंगे। जब केवल नाम ना लिया जाए अम्बेडकर साहब का, जब केवल क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना आंसर होगा। जब क्वेश्चन में ये पूछा जाए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम लेकर कि इनके अनुसार किसको कहा जाता है आत्मा, तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। अब 32 में है क्या? 32 में जितने भी हमने ऊपर 5 अभी संविधान में मौलिक अधिकार पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, ये सारे हमने आपको बताए कि ये आपके अधिकार है। धर्म की स्वतंत्रता कितनी सीमित है, आपको स्वतंत्रता कितनी सीमित है, समानता कितनी सीमित है, बच्चों में जो निषेध वर्ग है, बाल श्रम कितना सीमित है, ये सब बताया। तो ये जो ऊपर मैंने 5 आपको फंडामेंटल राइट्स बताए हैं, यदि आपको इनमें से कोई अधिकार नहीं मिल रहा है, तो छठवें में ये कहा गया है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये कहा गया है कि यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। मतलब जितने मैंने ऊपर अभी 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं, इनमें से अगर कोई भी आपको नहीं मिलता है, तो आप अपना पक्ष रखने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। तो एक बात तय हो गई कि मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में शरण ली जा सकती है, यानी यह वाद योग्य होते हैं। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछता है कि नीति निर्देशक तत्वों को क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो जी नहीं, नीति निर्देशक तत्वों को चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्या मूल अधिकारों को दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। मूल अधिकारों को न्यायालय में लागू करवाया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब हमारा पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद, आगे की बात करें तो 36 से 51 के बीच में हमसे यह कहा गया है दोस्तों कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व होंगे। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? यह दोस्तों राज्यों की आधारशिला माने जाते हैं। याद रखिएगा, मूल अधिकार नागरिकों के लिए होते हैं, जो डायरेक्ट अधिकार मिल जाते हैं नागरिकों को। नीति निर्देशक तत्व राज्य को सबसे पहले मिलते हैं और राज्य जो है अपने अनुसार नागरिकों को देती है। राज्य सरकार अगर चाहेगी तो आपको देगी, राज्य सरकार आपको अगर नहीं चाहेगी तो वो अधिकार नहीं देगी। और अगर नहीं देगी तो आपको ये लगेगा कि हम अधिकार पाने के लिए हम न्यायालय चले जाए, तो आपको न्यायालय जाने का अवसर ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि न्यायालय नहीं जा सकते। लिखा है न्यायालय की शरण संभव नहीं है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो राज्य में नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय नहीं ले जा सकते हैं, जबकि मूल अधिकार न्यायालय जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से उत्प्रेरित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। अगला पॉइंट यह आता है कि 36 अनुच्छेद 36 में क्या कहा जाता है कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन है। जितने भी स्टेट हैं उनकी जो फंडामेंटल राइट्स से अलगाव की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो है एक अलग चीज है। नीति निर्देशक तत्व राज्य के ऊपर डिपेंड होते हैं, पूरे राज्य की आधारशिला, पूरे राज्य की परिभाषा बताते हैं अनुच्छेद 36 में। 37 स्टार लगा लेना इंपॉर्टेंट है। क्या नीति निर्देशक तत्व को न्यायालय में शरण संभव है? जी नहीं। अनुच्छेद 37 ये कहता है कि इनको न्यायालय में नहीं आप ले जा सकते। अनुच्छेद 38 कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य तथा उसकी नीतियों का वर्णन किया गया है, यानी जो भी राज्य चाहेगा तो वो आपको सेवाएं देगा, अगर नहीं चाहेगा तो वो आपको सेवाएं नहीं देगा। अब देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है 40, 41, 44, 48, 50, 51, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको भूलना नहीं मेरे भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गुजारिश करूंगा इनको जरूर लिख लेना।
बहुत सारे बच्चे होंगे जो पूरी तरीके से थक जाएंगे। मैं नहीं थकूंगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि ये वीडियो 0 से टॉप लेवल तक जाएगी। ज्ञान अधूरा नहीं देंगे, पूरा देंगे। एक बार लिख लोगे सब कुछ और फिर दोबारा अगर आप रिवीजन करोगे तो वो बाहर आएगी दोस्तों, कि आप कहीं समाज में खड़े हो जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठ जाओगे तो आप कभी हारोगे नहीं। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 40 ये कहता है कि ग्राम पंचायत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का विवरण क्वेश्चन में कई बार अकेले क्वेश्चन यही पूछ लेता है, ये बताओ कि अनुच्छेद 40 में क्या है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का विवरण है। अनुच्छेद किसमें ग्राम पंचायतों का विवरण है? तो अनुच्छेद 40 आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 41 में क्या है? राज्य आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का विशेष ध्यान रखेगा। यह राज्य की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है कि जो राज्य होगा, जो स्टेट होगा, वो पिछड़े वर्ग हैं, उनके विशेष ध्यान, विशेष दायित्व को ध्यान रखने का प्रावधान किसका है? ये स्टेट गवर्नमेंट का है। क्लियर है? अनुच्छेद 44 मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य समान नागरिकता संहिता, यानी जो समान सिविल संहिता है, समान नागरिक संहिता है, उसको लागू करने का प्रयास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, और काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। और एक तो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा जो 48 का है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि जो पर्यावरण है ना हमारा, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है ना, हमारा जो एनवायरमेंट है वो कहा गया है, ये पहले उसको संविधान से दायित्व तो मिला है, किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। कहा गया है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल है 48 का है। 48 में कहा गया है कि राज्य का दायित्व तो बनता है कि वो एनवायरमेंट को सुचारू रूप से देखभाल करेगा। और अनुच्छेद 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण किस संविधान के अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 51 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कहता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति, आपको केवल लिख लेना है 51 लिखकर, क्या लिखना है? अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति, इतना लिखकर छोड़ देना अपने कॉपी में। तो क्वेश्चन में 51 में कहता है, अनुच्छेद 51 में यह है कि जो भारत के विदेशी नीति, विदेशी नीति का मतलब है अंतरराष्ट्रीय, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अंतरराष्ट्रीय शांति है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51।